प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने 1830 से 48 के बीच यूरोप की विभिन्न क्रांतियों के बारे में पढ़ा था। जर्मनी के संदर्भ में हमने पढ़ा कि 18 मई 1848 को फ्रैंकफर्ट संसद में फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ ने ताज पहनने से इनकार कर दिया। क्रांतिकारियों की राष्ट्र निर्माण की मांग को अस्वीकार कर दिया गया और बलपूर्वक क्रांति का दमन कर दिया गया, जिसके पश्चात यूरोप में राष्ट्रवादियों का जनतंत्र और क्रांति से अलगाव पैदा हुआ। क्रांति में उनका विश्वास नहीं रहा। रूढ़िवादी ताकतें, आपको ध्यान होगा, जो राजतंत्र के समर्थक थी। रूढ़िवादियों ने अब पूरे यूरोप में अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया। राष्ट्रवादी भावनाएं कौन सी? आपको याद होगा कि उदारवादी और क्रांतिकारी राष्ट्रीय भावना के द्वारा यूरोप में राष्ट्र राज्यों का निर्माण करना चाहते थे, लेकिन अब राष्ट्रीय भावनाओं का इस्तेमाल रूढ़िवादियों ने यूरोप में सत्ता बनाए रखने के लिए किया। इन्हीं भावनाओं का इस्तेमाल करके राष्ट्रीय एकीकरण की पहल सबसे पहले प्रशा ने की, जिससे जर्मनी राष्ट्र का निर्माण हुआ। कैसे हुआ, आइए जानते हैं। प्रशा के प्रमुख मंत्री ऑटो वान बिस्मार्क ने जर्मनी एकीकरण के लिए सेना और नौकरशाही की मदद ली। इस एकीकरण को पूरा करने के लिए 7 साल में 3 युद्ध लड़े। किससे लड़े? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से, और तीनों में प्रशा की जीत हुई। जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। देखिए बच्चों, मैप पे समझते हैं। ब्लू कलर में बच्चों प्रशा राज्य है, ये भी है और ये भी। एकीकरण से पहले प्रशा की स्थिति हमने देखी। उसके बाद जब एकीकरण पूरा होता है तो जो ब्लू लाइन में जो बाउंड्री दी हुई है बच्चों, ये वह जर्मनी है जो एकीकरण के बाद जर्मन राष्ट्र बनता है। 3 युद्ध किन देशों से लड़े गए थे? देखिए बच्चों, डेनमार्क उत्तर में है, ऑस्ट्रिया साम्राज्य और फ्रांस से। ये जो ग्रे कलर में दिया हुआ है ये है फ्रांस है। तीनों युद्धों में प्रशा की जीत होती है और एकीकरण पूरा होता है। जर्मनी के एकीकरण के बाद 18 जनवरी 1871 को प्रशा के राजा काइजर विलियम प्रथम को वर्साय के हॉल ऑफ मिरर्स में राजा घोषित किया गया। इसके बाद जर्मनी में मुद्रा, बैंकिंग, कानूनी और न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर बल दिया गया। जर्मन एकीकरण के बाद इटली में राष्ट्र निर्माण के विभिन्न पहलुओं को समझते हैं। देखिए बच्चों, 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में विभाजित था। ये राज्य विभिन्न साम्राज्यों के अधीन थे। मैप पर इन साम्राज्यों की स्थिति देखते हैं बच्चों। देखिए, उत्तर में लोम्बार्डी और वेनेशिया ऑस्ट्रियाई हेम्सबर्गों के अधीन थे। राजवंश का नाम है बच्चों हेम्सबर्ग। दूसरा पिडमांट और सार्डेनिया, ये सार्डेनिया है, ये पिडमांट है। दोनों आप देख सकते हैं लाइट ब्राउन कलर में। पिडमांट और सार्डेनिया में इतालवी राजघराने का शासन था। दक्षिण में 2 सिसिलियों का राजतंत्र था बच्चों, ये नेपल्स है और ये सिसिली है। 2 सिसिलियों का जो राज्य था वह स्पेन के बुर्बो वंश के अधीन था। मध्य इटली का पेपल राज्य पोप के अधीन था बच्चों, और 3 डचियां थी, परमा, मोडेना और टस्कनी। ये मध्य इटली के राज्य थे। बाद में इनका एकीकरण किस तरह से पूरा होता है अभी पढ़ते हैं। इटली के निर्माण में हमने पढ़ा था कि क्रांतिकारी जूसेपे मैत्सिनी का महत्वपूर्ण योगदान था। आपको याद होगा कि मैत्सिनी ने यंग इटली और यंग यूरोप नामक संगठन बनाए थे, परंतु वह अपने उद्देश्यों में कामयाब नहीं हो सका। इटली को राष्ट्र राज्य बनाने का सपना मैत्सिनी का पूरा नहीं हो सका। 1831 और 1848 की क्रांतिकारी गतिविधियों में क्रांतिकारी भी इटली के एकीकरण में असफल रहे। इसके बाद इटली के एकीकरण को
पूरा करने की जिम्मेदारी पिडमांट सार्डिनिया के शासक विक्टर इमैनुअल द्वितीय ने संभाली। इटली के एकीकरण के लिए मंत्री प्रमुख कावूर, याद रखना है आपको, ने आंदोलन का नेतृत्व किया और फ्रांस से एक कूटनीतिक संधि की, जिसके कारण 1859 में वह ऑस्ट्रिया को युद्ध में हराने में कामयाब रहा। तो कावूर की भूमिका आपको याद रखनी है बच्चों। कावूर के बाद जूसेपे गैरिबाल्डी का इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका रही। 1854 में उसने विक्टर इमैनुअल द्वितीय का समर्थन प्राप्त किया और 1860 में गैरिबाल्डी ने दक्षिण इटली की तरफ एक्सपीडिशन ऑफ 1000 अर्थात 1000 लोगों का अभियान का नेतृत्व किया। इस अभियान में नए स्वयंसेवक जुड़ते चले गए, जो रेड शर्ट यानी लाल कुर्ती की सेना के नाम से लोकप्रिय हुए। उसने सशस्त्र स्वयंसेवकों और स्थानीय किसानों की मदद से 1860 में दोनों सिसिलियों का राजतंत्र खत्म कर दिया। याद रखना है बच्चों, दोनों सिसिलियों में राजतंत्र खत्म करने का श्रेय गैरिबाल्डी को जाता है और विक्टर इमैनुअल द्वितीय इटली के राजा घोषित किए जाते हैं 1861 में। 1867 में गैरिबाल्डी के नेतृत्व में स्वयंसेवकों की एक सेना पेपल राज्यों से लड़ने रोम गई, जो इटली के एकीकरण में अंतिम बाधा थी। वहां एक फ्रांसीसी सैनिक टुकड़ी तैनात थी, रेड शर्ट्स। आपको ध्यान है, गैरिबाल्डी की सेना को रेड शर्ट कहा गया है। रेड शर्ट्स फ्रांसीसी और पेपल टुकड़ियों के सामने, सैनिक टुकड़ियों के सामने टिक नहीं पाई। 1870 में जब फ्रांस प्रशा युद्ध हो रहा था, याद रखना है बच्चों, पेपल राज्य में फ्रांस की टुकड़ी तैनात थी, लेकिन जब फ्रांस और प्रशा का युद्ध होता है तो फ्रांस अपनी सैनिक टुकड़ी पेपल राज्यों से हटा लेते हैं। तब जाकर पेपल राज्य अंततः इटली में सम्मिलित होता है। तो हमने देखा लोम्बार्डी और वेनेशिया ऑस्ट्रिया से युद्धों द्वारा जीत लिए गए थे। दूसरा बच्चों, हमने देखा कि दोनों सिसिलियों का राजतंत्र गैरिबाल्डी के नेतृत्व में खत्म हुआ और इटली राज्य का हिस्सा बनी ये दोनों सिसिलियां। हमने देखा कि पेपल राज्य को मिलाने का जो काम है, वो एकीकरण है, वो 1870 में जाके पूरा हुआ। पर्मा, मोडेना और टस्कनी मध्य इटली के राज्यों ने एक जनमत द्वारा पिडमांट में मिलना स्वीकार किया। इस तरह से 1870 में इटली का एकीकरण पूरा हुआ। बच्चों, आशा है आपको जर्मनी और इटली का एकीकरण की विभिन्न जो प्रक्रियाएं हमने पढ़ी हैं वो अच्छे से समझ आ गई होंगी। कल हम राष्ट्र की दृश्य कल्पना पढ़ेंगे। खूब पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए। धन्यवाद।